जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट, जो कि आपकी बीएससी एजी 6 सेम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होते हैं आपके मतलब लाभदायक जो कीट होते हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसका यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7697505033। इस मैसेज इस नंबर पर ज्वाइन लेकर के मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि इस वीडियो का आपको इस वीडियो का आपका जो है पीडीएफ मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उन मधुमक्खियों की प्रजातियों की प्रजातियों के नाम बताइए जो पूरी तरह से पालतू नहीं है। ऐसी मधुमक्खी की प्रजातियाँ कौन सी है जो पूरी तरह से पालतू नहीं है? तो दोस्तों ऐसी प्रजातियाँ कौन सी है आपकी? रॉक मधुमक्खी और जो आपकी होती छोटी मधुमक्खी, ये दोनों क्या है, पूरी तरह से पालतू मधुमक्खियाँ नहीं है ना। रॉक मधुमक्खी और जो छोटी मधुमक्खी दोनों पूरी तरह से पालतू नहीं है। अब हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ा रहे थे, क्योंकि मधुमक्खी आपकी क्या है ना, एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, आपके लिए लाभदायक कीट है। ये जो होता है जैसे कि आपका परागण के लिए परागण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, साथ ही साथ जो होती है ये शहद निर्माण का कार्य भी करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। उन प्रजातियों के नाम लिखिए जो पूर्णतः पालतू होती है। ऐसी प्रजातियों के नाम बताइए जो कि पूर्णतः पालतू होती हैं। तो पूर्णतः पालतू जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें आपकी कौन सी आती है? भारतीय मधुमक्खी और इतालवी मधुमक्खी। जो भारतीय मधुमक्खी होती है और इतालवी मधुमक्खी होती है, क्या है, पूर्णतः पालतू है। लेकिन पूर्णतः पालतू मधुमक्खी कौन सी नहीं है ना? उन मधुमक्खी की प्रजातियाँ जो कि पूर्णतः पालतू नहीं है, तो छोटी मधुमक्खी और राख मधुमक्खी क्या है, पूर्णतः पालतू नहीं है। लेकिन मधुमक्खी की वे प्रजातियाँ जो पूर्णतः पालतू हैं, भारतीय मधुमक्खी और इतालवी मधुमक्खी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की। ना क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सच्ची मधुमक्खी प्रजाति नहीं है। सच्ची मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी नहीं है? तो सच्ची मधुमक्खी प्रजाति आपकी कौन सी? ट्रिगोना इरिडिपेनिस जो होती है आपकी सच्ची मधुमक्खी की प्रजाति नहीं होती। कौन सी? ट्रिगोना इरिडिपेनिस जो आपकी सच्ची मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मधुमक्खी के निषेचित अंडे, मधुमक्खी के निषेचित अंडे में निकलते हैं, डेड डेस में निकलते हैं, जबकि निषेचित अंडे डेड डेस में निकलते हैं, है ना। मधुमक्खी के निषेचित अंडे डेड डेस में निकलते हैं, जबकि निषेचित अंडे डेड डेस में निकलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका कि मधुमक्खी के जो निषेचित अंडे होते हैं, है ना, ड्रोन और रानी, निषेचित अंडे होते हैं ड्रोन और रानी में निकलते हैं, जबकि निषेचित अंडे जो होते हैं ड्रोन और वर्कर्स में निकलते हैं। अब ये निषेचित की बजाय क्या है आपका? अनिषेचित हो जाएगा, है ना। अनिषेचित अंडे होते हैं ना, है ना। ड्रोन और वर्कर्स में क्या होता है? अनिषेचित अंडे होते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं क्या होते हैं? बंदे होते हैं। कैसे होते हैं? बंदे होते हैं, है ना। ये कोई मतलब कि जनन कार्य के लिए नहीं होते। जो रानी मक्खी होती है वो होती है ना। तो क्या होगा आपका कि मधुमक्खी के आपके निषेचित अंडे ड्रोन और रानी और अनिषेचित अंडे ड्रोन और वर्कर्स में निकलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है उस पदार्थ का नाम बताइए जिस पर भोजन करने पर श्रमिक रानी बन जाते हैं। जो श्रमिक होते हैं रानी बन जाते हैं, ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसका भोजन करने पर जो श्रमिक होते हैं रानी बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मधुमक्खी रोटी, है ना। मधुमक्खी रोटी और जो प्रोपेलिस होता है, इनको खाने से, इनका भोजन करने से जो होते हैं श्रमिक होते हैं रानी बन जाते हैं। एक कॉलोनी में एक श्रमिक मधुमक्खी का कुल जीवन काल कितना होता है? एक कॉलोनी में एक श्रमिक मधुमक्खी का कुल जीवन काल कितना होता है? तो जो जीवन काल होता है श्रमिक मधुमक्खी का वो 6 सप्ताह होता है। कितना होता है? 6 सप्ताह होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ना क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जब बूढ़ी रानी की अंडा देने की क्षमता समाप्त हो जाती है या अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक नई और युवा जोशीली रानी एक कॉलोनी में बूढ़ी रानी का स्थान ले लेती है ना। किस रूप में वह स्थान लेती है? तो किस रूप में रहती है वह? सुपर सेडर के रूप में लेती है। वह जो नई वाली
जो रानी होती है, जो जोशीली रानी एक बूढ़ी रानी का स्थान ले लेती है, वो कोई किस रूप में लेती है? सुपर सेडर के रूप में लेती है। उस परिघटना का नाम बताइए जब पूरी कॉलोनी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास हो जाता है ना। एक कॉलोनी का पूरी मतलब कि जब पूरी कॉलोनी का एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रवास हो जाता है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो फरार क्या होती है? उस घटना को क्या कहा जाता है? फरार के नाम से जाना जाता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि रानी द्वारा कुछ श्रमिक मधुमक्खियों के साथ कॉलोनी को छोड़कर एक नई स्थान पर कॉलोनी स्थापित करने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? झुंड कहलाती है। क्या कहलाती है वो क्रिया? झुंड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि कार्यकर्ता मधुमक्खी के उस हिस्से का नाम बताइए जो पराग अंतर्ग्रहण का कार्य करता है ना। जो पराग अंतर्ग्रहण का कार्य करता है वह कार्यकर्ता मधुमक्खी का नाम क्या है? मैंडिबल्स जो होते हैं पराग अंतर्ग्रहण का कार्य करते हैं। मधुमक्खी के मुख का वह भाग जो अमृत चाटने का काम आता है, तो उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उस भाग को हम ग्लोसा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि एंटीना क्लीनर और पराग टोकरी डेडेडेस और में मौजूद हैं, है ना। एंटीना क्लीनर और पराग टोकरी कहाँ मौजूद होते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आगे और हिंद पैर पर। आगे और कैसे? हिंद पैर पर उपलब्ध होते हैं। पेट के खंड 4 से, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन कट गया है ये, है ना, कि पेट के खंड 4 से कार्यकर्ता मधुमक्खियों के जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो खंड 4 से 7वें तक कार्यकर्ता मधुमक्खियों के जो जोड़े होते हैं कितने होते हैं? तो उसमें कितने जोड़े होते हैं आपके? मोम ग्रंथियों के जोड़े होते हैं। कौन से जोड़े होते हैं? मोम ग्रंथियों के जोड़े होते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में जाएगा, बाकी आपके सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। रानी मधुमक्खियों में रानी पदार्थ ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें रानी पदार्थ कौन सी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है? तो वह होता है आपका मैंडिबुलर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? मैंडिबुलर ग्रंथि के द्वारा। ड्रोन में ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। ड्रोन होता है उसमें कौन सी ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है? तो उसमें आपकी मोम ग्रंथि, मैंडिबुलर ग्रंथि और ग्रसनी ग्रंथि, ये सभी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि श्रमिक मधुमक्खी में मोम का नरम होना का कार्य है। श्रमिक मधुमक्खी होती है उसमें मोम का नरम होना जो होता है उसका डेडेडेस का कार्य है। तो मोम का नरम होना जो होता है आपका वो मैंडिबुलर ग्रंथियों का कार्य होता है। जो मोम नरम होता है वो किसी कारण होता है? मैंडिबुलर ग्रंथियों के कारण होता है। रॉयल जेली मधुमक्खी का दूध का स्त्राव है। रॉयल जेली मधुमक्खी के दूध का डेडेडेस का स्त्राव है। तो रॉयल जेली जो होती है ग्रसनी ग्रंथियों का स्त्राव होती है। कौन सी ग्रंथियों? ग्रसनी ग्रंथियों का स्त्राव होती है। कौन सी जेली? रॉयल जेली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है कि जब एक छत्ते में जब कोशिकाएं एक सपाट टोपी से ढकी होती है, एक केंद्रीय छिद्र के साथ उत्तल होती है ना, तो उपस्थित किसकी उपस्थिति को इंगित करती है? डेडेडेस और का कास्ट क्रमशः, है ना। तो किसकी उपस्थिति को इंगित करती है? तो ये जो आपकी किसकी उपस्थिति को इंगित करती है? श्रमिक और ड्रोन की उपस्थिति को इंगित करती है। किसकी? श्रमिक और ड्रोन की उपस्थिति को इंगित करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि विदेशी मधुमक्खी है, जो विदेशी मधुमक्खी है वह इनमें से कौन सी है? तो विदेशी मधुमक्खी आपकी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा क्या आपकी विदेशी मक्खी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की कि दुनिया भर में मधुमक्खी पालन उद्योग का प्रिय है
है ना। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मतलब बोला जाए तो ना अत्यधिक उपयोग किया जाता है, और ये एक ऐसी मधुमक्खी भी आपकी विदेशी मधुमक्खी भी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है कि मधुमक्खी कॉलोनी को संख्या के अनुसार कमजोर या मजबूत कहा जाता है। जो मधुमक्खी की कॉलोनी होती है उसको संख्या के अनुसार कमजोर या मजबूत कहा जाता है। तो किसके कारण कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के श्रमिक के कारण, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा नीचे आ गया मैं ना। किसके कारण कहा जाता है आपके? एक सेकंड, है ना। है ना। तो मधुमक्खी कॉलोनी को संख्या के अनुसार कमजोर या मजबूत, श्रमिक की संख्या के अनुसार ही मधुमक्खी कॉलोनी को क्या है? कमजोर या फिर मजबूत कहा जा सकता है। मधुमक्खी का ऑयल ऑफ वाइट रोग किसके द्वारा कारण होता है? मधुमक्खी में जो ऑयल ऑफ वाइट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपके माइट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइट्स के कारण। कौन सा रोग होता है आपके? तो मधुमक्खी का ऑयल ऑफ वाइट रोग किसके कारण होता है? माइट्स के कारण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है कि मधुमक्खी कॉलोनी में प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का कारण होता है। मधुमक्खी कॉलोनी में प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थितियों के कारण निम्न में से क्या होता है? तो आपका क्या होता है? कॉलोनी पतन हो जाता है। क्या होता है? कॉलोनी पतन होता है। किसका? पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण। जैसे ही वातावरण बदलेगा तो क्या है? मधुमक्खियों का प्रवास भी होगा। पर्यावरणीय कॉलोनी में प्रतिकूल प्रभाव होता है, जिसके कारण वे क्या होता है? उनका प्रवास होता है। वो जो प्रवास करती है उनका पूरा पूरा झुंड एक स्थान दूसरे स्थान तक चला जाता है, उसको फरार के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान CBRITI कहाँ स्थित है? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। बात करते हैं हम रेशम कीट जो परिवार, हाँ, रेशम कीट जो परिवार सेचुरनिडी से संबंधित है ना। रेशम कीट जो कि परिवार सेचुरनिडी से बिलोंग करता है ना। वह कौन सा है? तो आपका कौन सा रेशम कीट है? तो एरी रेशम कीट, तरसिल्क रेशम कीट, तसर सिल्क, है ना, रेशम कीट, मूंगा रेशम कीड़ा, ये सभी क्या होते हैं? कौन से परिवार से? सेचुरनिडी परिवार से बिलोंग करते हैं। भूरे रंग का रेशम कीट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भूरे रंग का रेशम कीट आपके किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भूरे रंग का रेशम कीट आपके तसर रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? तसर रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो का PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का PDF मिल सके। 27 रेशम कीट उस प्रजाति का नाम, रेशम कीट की उस प्रजाति का नाम बताइए जो अर्धपालतू प्रकृति की होती है। तो रेशम कीट की वो प्रजाति कौन सी है आपकी? मूंगा रेशम कीड़ा। कौन सा? मूंगा रेशम कीड़ा। मूंगा रेशम के मूल स्थान से संबंधित है। मूंगा रेशम कीट जो होता है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो मूंगा रेशम का मूल स्थान आपका असम है। बात करते क्वेश्चन नंबर हम 29 की, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, है ना। 29 आपका क्या है? रेशम कीट की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें शहतूत कोकून के रूप में कोकून को रील नहीं किया जा सकता। शहतूत कोकून के रूप में कोकून को रील नहीं कर सकते, ऐसे रेशम कीट की प्रजाति कौन सी है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा एरी रेशम कीट जो होता है वह ऐसा होता है जिसको शहतूत कोकून के रूप में कोकून को रील नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर CSV स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। आपको जो इनके इस पर जैसे कि कहाँ स्थित है, कब स्थित किया गया, क्यों स्थित किया गया, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ ही आज का जो बेनिफिशियल इंसेक्ट का जो पार्ट फर्स्ट था वो आप समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिए, और साथ ही साथ आपको कंटेंट कैसा लगा ये बता दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर 6 सेम की जो हमने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका फर्टिलाइजर, मैनुअल फर्टिलाइजर हो गया, प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय श्री महाकाल।